52, 53, 54 क्लियर था, है ना। निर्वाचक मंडल ये सब क्लियर हो गया होगा। पहली बार 1997 में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा ने भाग लिया था और उस राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता था? KR नारायणन। तो राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, अगला है राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, इंग्लिश मीडियम का आपके पास है सामने PDF, सिर्फ मैं बोलूंगा तो काम चल जाएगा, नोट्स है आपके पास। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमें ये तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और ये भी पता चल चुका है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। इसका मतलब राष्ट्रपति चुनाव में जनता मतदान नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो मतदान करते हैं। प्रतिनिधि कौन है? विधानसभा, सारे राज्यों के जो MLA हैं वो हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यही लोग भाग लेते हैं। ठीक, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, अनुपातिक, एक तो अप्रत्यक्ष तो आपको पता हो गया, एक कीवर्ड ये है अप्रत्यक्ष। ठीक, दूसरा कीवर्ड क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। याद होना चाहिए एकदम आपको, क्या बोल रहा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यहां पर देखो, बहुत ये पूछा नहीं जाता है, पूछने का वो नहीं बनता है ना। एक तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और एक है एकल संक्रमणीय, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल, है ना। एकदम शॉर्ट में बताने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि इसको मैं डिटेल में जाऊंगा ना तो आधा घंटा पौन घंटा समझाने में लग जाएगा और रिजल्ट ना के बराबर। पूछता नहीं है, यहां से प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको इजी भाषा में समझने की कुछ चेष्टा करते हैं, तो देख लो कैसे होता है। देखो भाई, ये बोल रहा है सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। क्या बोल रहा है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भारत में क्या है, सारे राज्य संघ शासित प्रदेश जो भाग ले रहे हैं, तो सबका प्रतिनिधित्व उनके अनुपात में हो, रेशो में हो, है ना, अनुपात बराबर हो। छत्तीसगढ़ से कुछ लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मध्य भाग ले रहे हैं, हरियाणा से भाग ले रहे हैं, मध्य प्रदेश से भाग ले रहे हैं, तो सबका अनुपात एक समान हो, एक समान हो अनुपात में। अनुपात में ना, अनुपात की बात हो रही, संख्या नहीं कि 50 लोग छत्तीसगढ़ से वोट देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, मध्य प्रदेश से 50 लोग, ऐसा नहीं, अनुपात की बात हो रही है। क्योंकि जितनी जनसंख्या थी उनकी, उसके अनुपात में तो उनको सीटें मिली हुई हैं, तो अनुपात ही आएगा, है ना। अच्छा, अब ये देखो आप, इसीलिए तो आप देखते हो ना कि लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और सारे राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स भाग लेते हैं। और यूटी में चले जाओ तो केवल 2, दिल्ली और पुडुचेरी। हालांकि जम्मू कश्मीर भी अभी बहुत जल्दी शामिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कैसा होता है इनका जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है? ये बैलेट पेपर समझ जाओ, ये एक बैलेट पेपर है, ये बैलेट पेपर्स है। ठीक, ये बैलेट पेपर्स है। मान लीजिए 5 उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव में, जैसे हमारा समारू खड़ा है, समारू, है ना, समारू की एक्स टेट की भी खड़ी है। ठीक, और इनके प्रेम लव ट्रायंगल में मेच की भी है, मेच की भी खड़ी है। ठीक, और एक महाराष्ट्र से कैंडिडेट खड़ा है, खड़े हैं पीके लुड़के, इनका नाम है पीके लुड़के, ये भी खड़े हैं। और एक खड़ा है होशियार चंद सियार, होशियार चंद सियार नाम है इनका। ये 5 कैंडिडेट मान लीजिए खड़े हैं, तो सब में ऐसे ही ऐसे लिखा होगा, समारू, टेटकी, मेचकी, है ना, पीके लुड़के और होशियार चंद सियार, ये खड़े हैं सब। और आपको पता है कि सारे सांसद, निर्वाचित सांसद जो हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो भाग लेंगे, और विधानसभा के वो लोग भी भाग लेंगे। इन लोग को वोटिंग कैसे करना है? इन लोगों को वोटिंग ऐसा नहीं है जैसे आप जाते हो MLA के चुनाव, विधायक के चुनाव में वोट देने जाते हो, 10 लोग खड़े हैं मान लो, वहां से किसी एक को आप क्लिक करके आते हो। सांसद में भी, चुनाव में भी ऐसे ही होता है, पंचायत चुनाव में भी ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग होता है।
यहाँ चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, जब वो राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर में अपना वोट करेगा तो उसको प्रायोरिटी से वोटिंग करनी है, उसको प्राथमिकता देनी है। जैसे कि मान लो एक वोटर है, ये आ गया हमारा जो है ये लिड़गी भाई, हमारे छत्तीसगढ़ से समझ जाओ, विधायक है लिड़गी भाई, ये भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट करना है इसको। तो इसको लगता है, देखो पांचों उम्मीदवार में इसको लगता है कि मेचकी मेरी पहली प्राथमिकता, इसको लगता है लिड़गी भाई को कि मेचकी को राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो ये इसके सामने क्या कर देगी, एक। अगर केवल मेचकी केवल इसके सामने एक करके अपना बैलेट पेपर डाल देगी तो ये जो बैलेट पेपर होता है ये अवैध हो जाएगा, क्योंकि इसने बाकी लोगों को प्राथमिकता नहीं दी। भाई जरूरी थोड़ी है कि लड़की बाई के नज़र में मेचकी राष्ट्रपति होनी चाहिए तो बाकी इतने सारे वोटर्स हैं उनके भी नज़र में हो, जरूरी नहीं है। तो यहाँ प्राथमिकता देनी होगी। फिर इसको लगेगा अगर मान लो मेचकी नहीं जीतती है तो दूसरे नंबर पे कौन होगा, तो इसको लगा कि दूसरे नंबर, अगर मेचकी नहीं जीत पाती है तो दूसरे नंबर में टेटकी को जीतना चाहिए। इस प्रकार से ये प्राथमिकता डाल देगी सब में, 1 से लेकर 5 लोग हैं तो 1 से लेकर 5 तक डाल देगी। फिर कोई और होगा वो अपना प्राथमिकता डालेगा, कोई और होगा अपना प्राथमिकता डालेगा। इस तरह से वोट किया जाएगा, इस तरह से वोट किया जाएगा। ये तो समझ गए पहला। चाहे सांसद हो वो भी ऐसी नंबरिंग करेगा, चाहे विधायक हो राज्य का वो भी ऐसे, एमएलए हो ना, आपको पता है ना राज्य के विधानसभा के सदस्य भी वोट करेंगे, वो भी। फिर एक और मुश्किल आती है, एक और मुश्किल ऐसे आती है कि क्या आपको लगता है कि एक एसपी और डीएसपी क्या दोनों एक ही रैंक है? दोनों एक ही रैंक तो नहीं है। एसपी ऊपर होता है, एक जिले का पुलिस मुखिया होता है, डीएसपी इसके अंडर 16-17 डीएसपी काम करते हैं। वही हाल हो गया किसका, एक एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और एक एमएलए का। समझ रहे हो ना, वही हाल तो हो गया। ये कैसे मेरा मार्कर काम कर रहा है, ये है ना। आप सोचो कि एक एसपी जिले का पुलिस का मुखिया होता है, इसके नीचे 16-17 डीएसपी काम करते हैं, तो नीचे हो गया ना। अब दोनों के आप क्या एक रैंक मानते हो? नहीं मान सकते। एसपी से तुलना कर लो कि एक एमएलए, इन दोनों की तुलना में एमपी एसपी हो गया और डीएसपी कौन हो गया, एक एमएलए। तो राजनीति में ये दोनों पोस्ट है, दोनों पद है ना, एक बड़ा है। मान लो एक एमपी, 50 एमपी ने इसको वोट किया और 50 एमएलए ने इसको वोट किया, तो क्या वोट बराबर माना जाएगा? नहीं। ये वोट तो, जब रैंक ही एक नहीं है तो इनके वोट को बराबर एक समान क्यों माना जाए? तो इसके लिए एक पद्धति होती है कि निकाला जाता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए और एमपी। ये देखो, ये विधायक का मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य, तो सारे राज्यों के विधायक के मत मूल्य निकाले जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के 90 विधायक भाग लेंगे, मध्य प्रदेश के जो विधायक होंगे वो भाग लेंगे, तो विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है, वो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए। देखो कैसे निकलेगा। राज्य या यूटी, क्योंकि यूटी में भी, दिल्ली और पुडुचेरी में भी तो विधायक है ना। राज्य यूटी की जनसंख्या, जैसे छत्तीसगढ़ का मान लो विधायक का मत मूल्य हमें निकालना है, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या बटे विधानसभा में चुने गए कुल सदस्यों की संख्या, छत्तीसगढ़ को निकालना है। तो हम जानते हैं हमारे यहाँ के लगभग 2.5 करोड़ की जनसंख्या ना, ठीक। और विधानसभा सीटें कितनी है, 90 है हमारे। निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, ये यार ध्यान रखिएगा। देखिए चुने हुए लिखा हुआ है, चुने हुए ना, चुने हुए मतलब केवल चुने हुए ही सदस्य भाग ले सकते हैं, तो यहां भी चुने हुए ही आएगा, मनोनीत नहीं आएगा। तो विधानसभा में चुने गए कुल सदस्यों की संख्या, सीजी की जनसंख्या, और 90 विधानसभा सीट है, सभी निर्वाचित होते हैं हमारे यहाँ। अब तो मनोनीत का किस्सा ही खत्म हो गया लोकसभा विधानसभा में। अभी नहीं समझ में आया तो भी अभी आप आगे देख लोगे। तो ये हो गया, और इंटू 1/1000 कर देंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। समझ गए आप। और छत्तीसगढ़ के कुल विधायकों का मत मूल्य कैसे निकलेगा, जो भी मान लो 0.25 आया एक विधायक का मत मूल्य, इंटू 90 कर देंगे तो छत्तीसगढ़ के कुल विधायकों का मत मूल्य निकल गया, है ना। जाहिर सी बात है, अगर इसका एक विधायक का मत मूल्य 0.25 निकला है तो ये ज्यादा ही होगा, सांसद इससे बड़े पोस्ट पर है। मान लेते हैं इसका 1 निकला, कि इजी कैलकुलेशन के लिए 1 निकला है, इसका मत मूल्य कितना निकला, 1। कैसे निकलेगा, देखो सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, है ना, वो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी कैसे निकालेंगे, सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों की कुल मूल्य समझ रहे हो। जैसे छत्तीसगढ़ का अगर एक विधायक का मत मूल्य 25 निकला है, तो और कितने विधायक हैं यहाँ, 90, ये इंटू हो जाएगा, प्लस
इसी प्रकार से हो सकता है एमपी के विधायक का मत मूल्य 0.30 निकला हो और वहां मान लेते हैं अपन कि 200 है सीट वहां पर, तो 200 ऐसे जितने भी पूरे 28 राज्यों के विधान सभाओं के और 2 यूटी है हमारे दिल्ली पुडुचेरी, हर एक राज्य में उन राज्यों का विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा और जितनी सीटें हैं उनसे गुणा कर दिया जाएगा, तो प्लस प्लस करते जाएंगे तो ये निकल जाएगा 28-30 तक करेंगे अब ना, 28 राज्यों का इंटू करेंगे, फिर यूटी दिल्ली पुडुचेरी भी तो भाग लेती है, करेंगे अपॉन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। निर्वाचित हमेशा यहाँ चुने हुए निर्वाचित ही शब्द का प्रयोग होगा, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर है? ये देख लेना, ये फंसाने वाली चीजें हैं। निर्वाचित होना चाहिए, निर्वाचित, ठीक। ऐसे सांसद का मत मूल्य निकल जाएगा, जाहिर सी बात है इससे ज्यादा ही होगा, ठीक। अच्छा, कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या आप तो निकाल सकते हो ना, जैसे अभी लोकसभा में कितने प्लस राज्यसभा में कितने? 445, 245 कुल सीट है, 233 जोड़ लो, कितना हो गया? 776 ना, ठीक। ये इतने सांसद तो है, इतने सांसद ही तो वोट में भाग लेंगे। और जानते हो कुल विधायक कितने टोटल मिलाकर? लगभग 4120। कितने विधायक हैं? लगभग पूरे 28 राज्यों के और दिल्ली पुडुचेरी के कुल विधायक गिनोगे तो 4120। तो देखो आप कुल कितने लोग भाग लेने वाले हैं, देख लो आप। कितने एमपी भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में? 776 टोटल, लोकसभा राज्यसभा मिला के, लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलाकर ना। अच्छा, और कितने एमएलए भाग लेने वाले हैं बता दिया आपको संख्या, सबका योग 4120 लगभग। अब वैल्यू ऑफ वोट देखो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहां हम लोगों ने देखा था ना रेच की, कहां गई ये? यहां देख लो आप, यहां पे देख लो आप। चलिए, यहां पर पता चला कि मेचकी को 7076 में से 7076 में से केवल 200 लोगों ने, केवल 200 सांसदों ने किसको नंबर 1 दिया? मेचकी को। किसको नंबर 1 दिया? मेचकी को। और इसमें दूसरे नंबर पे आ गए कौन? समारू आ गया। समारू को 350 सांसदों ने नंबर 1 चुना है। नंबर 1 ना, प्रायोरिटी में नंबर 1 दिया है इनको, समझ गए आप? 776 में से 200 एमपी सांसदों ने मेचकी को नंबर 1 चुना है, बाकी सबको जो अपने प्राथमिकता से जो भी नंबर दे दिया हो। और समारू को 350 सांसदों ने नंबर 1 रैंक पे रखा है अपने बैलेट पेपर में, इस बैलेट पेपर में जब गिनती हुई। अच्छा, और अब एमएलए की बात आती है तो मेचकी को 2200 एमएलए ने वोट कर दिया, पहला नंबर 1 दे दिया इसको, है ना। और इसको दे दिया लगभग 1500 एमएलए ने वोट किया बस ना। नंबर 1 वोट किया का मतलब समझ रहे हो ना, यहां पर नंबर 1 ऐसा नहीं कि केवल इसी को वोट दिया है, नंबर 1 इसको दिया है, इन लोगों को दिया है। अब अगर मान लो, अगर वैल्यू ऑफ वोट, अगर एक विधायक का मत मूल्य और सांसद का मत मूल्य अगर एक ही माने जाते, एक ही रैंक माना जाता है, तो टोटल करो कितना हो गया? 2400। मतलब 2400 लोगों ने इसको नंबर 1 चुना और इसको कितने लोगों ने चुना? 1850। तो अगर आप नंबर 1 प्राथमिकता के आधार पर गणना करेंगे तो आपको मेचकी जीतते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा रिजल्ट तो अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि एक एमपी के वोट को और एक एमएलए के वोट को बराबर समझा जा रहा है, इसीलिए वैल्यू ऑफ वोट की बारी आई, उसके आ जाता है। चलो, सांसद का मत मूल्य हमने, एक सांसद का मत मूल्य मान लीजिए कितना निकाला है? 1 × 1, तो कितना हो जाएगा ये? 200। इसका निकाला है 0.25, एक विधायक का, तो इंटू करेंगे कितना आएगा? 2200 से इंटू है, हाँ 1/4 हो जाएगा।
मतलब 2200 1100, 1100 का 550 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 550 मत मूल्य इंटू किया ना, एक कितना निकला मान लो 0.25 निकला है। तो आप गिनो अब कितना हुआ, तो योग करेंगे नया योग 750। अब इधर आते हैं 350 इंटू 1 350, सांसदों का मत मूल्य 1 है तो 350 इंटू 1 कर दिए। 1500 इंटू 0.25 मान लो कर दिए, कितना होगा 1500 का आधा 750, 750 का आधा 350, 350, 350, इसको 400 मान लेते हैं तभी वैल्यू में डिफरेंस आएगा। इसको कितना मान लिया अपन 400, या इसको 460 मान। अच्छा हाँ 375, तो जीत जाएगा ना। ठीक, मैं वो उसको जिताना है मेरे को समझाने के लिए। 375 आया, नहीं अभी भी नहीं जीतेगा, अभी भी नहीं जीतेगा ना, 25 कम हो जाएगा। इसको मान लो 400, कितना ये 400, तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 400, अगर मान लीजिए 450, चलो 450 मान लिया है ना, तब भी 450, तो ये 450 हो गया। ये समझ रहे हो कि नहीं कि घूम गए हो, घूम, ठीक है ना। ये 450 हो गया और ये 375, अब योग करो कितना हो गया 700, 825। अब जब ऐसा किए तो ये जीत रहा है, अब मतलब विनर कौन होगा, समान। अगर एमपी और विधायक के को हम बिल्कुल एक समान मानते उनके वोट को, तो ऐसी नौबत आ जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना भाई। अगर किसी को ज्यादा सांसदों ने वोट किया है तो उसको ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन किसी को विधायकों की संख्या ज्यादा है, विधायकों का वोट अगर संख्या में ज्यादा मिल गया तो ऐसे वो जीत जाएगा। तो फिर एमपी और एमएलए के वोट का वैल्यू एक समान कैसे मतलब वाजिब लगता है आपको। एसपी और डीएसपी एक थोड़ी होते हैं, एमपी ऊपर है और विधायक नीचे है। तो इसलिए मतों की मत मूल्य निकालने की व्यवस्था है। तो मत मूल्य ये आपसे पूछा जा सकता है, मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया, ये इसको समझे हो कि नहीं। विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, राज्य का जनसंख्या, राज्य या अगर दिल्ली पुडुचेरी के निकालना है तो यूटी लिखा हुआ है ऑब्लिक में, जनसंख्या अपॉन जो उस राज्य में जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, सीट्स होंगी, डिवाइड कर दो इंटू 1/1000 कर दो। तुम्हारे नोट्स में ना, हाँ वो गलत है, वो हाँ सुधरवाया हूं उसको मैं, इंटू 1/1000, ठीक है। नहीं नहीं दोनों में नहीं होगा, यहां पर कुछ नहीं होगा, केवल यहां होगा। हाँ हाँ वो उसको बोला था डाल कहीं और, वो डाल दी कहीं और, ठीक। ये वाला ये क्लियर है, समझ गए ये वाला किस्सा ये। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ये निकल गया। अब आपको ये समझना है कि वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो बताया था वो क्या है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली। तो देखो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर मान लो मत मूल्य के हिसाब से गणना की गई, इसको 825 मिला ना, मान लेते हैं पूरा मत मूल्य मिलाकर, सबका विधायक का सांसदों का मत मूल्य मिलाकर कितना है, मान लेते हैं 4000, मान लेते हैं कितना है 4000 नहीं 2000 मान लेते हैं, 2000 वैल्यू ऑफ वोट है पूरा, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। मान लेते हैं हम कि पूरा योग मिलाकर एमपी और जितने भी एमएलए हैं, 776 एमपी और एमएलए कितने हैं 4120, इनका क्या निकाला वैल्यू ऑफ वोट, वैल्यू ऑफ वोट, मत मूल्य निकाला, तो योग आ रहा है इसका 2000, कुल कितना आ रहा है 2000। और पूरे इलेक्शन में सबसे ज्यादा मत मूल्य किसको प्राप्त हुआ, इसको 825। दूसरे नंबर पर ये रहा, जाहिर सी बात है बाकी लोगों को बहुत थोड़ा थोड़ा मिला होगा, बाकी तीनों को, नंबर 1 वो रहा, नंबर 2 ये रहा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मैं आपको बता दूं कि वो राष्ट्रपति तब तक इलेक्टेड नहीं माना जाएगा, निर्वाचित नहीं माना जाएगा, जब तक वो इलेक्टोरल कोटा प्राप्त नहीं कर लेता। क्या नहीं प्राप्त कर लेता, इलेक्टोरल कोटा। राष्ट्रपति सबसे ज्यादा भले वोट पाले, सबसे ज्यादा मतों का मूल्य प्राप्त कर ले, लेकिन वो राष्ट्रपति तब तक नहीं चुना जाएगा जब तक वो क्या नहीं प्राप्त कर लेता, इलेक्टोरल कोटा। क्या नहीं प्राप्त कर लेता, निर्वाचक कोटा, निर्वाचन कोटा नहीं प्राप्त कर लेता।
ये प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होगा, ही वोंट बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। मतलब 2000 टोटल है तो कम से कम उसको इलेक्टोरल कोटा क्या होता है पहले ये देख लो। इलेक्टोरल कोटा क्या होता है? ये होता है कुल डाले गए, क्या होता है? कुल डाले गए वैध मतों का, कुल डाले गए वैध मतों का 50% से अधिक, क्या होता है? से अधिक होता है, अधिक। 2000 मान लीजिए मत मूल्य है तो कितना होगा? 50%। 1000 से ज्यादा होना चाहिए, 1000 से ज्यादा होना चाहिए। और क्या इसको मिला है 1000 से ज्यादा? जीता है चुनाव, पांचों में सबसे ज्यादा वोट उसी को मिला है, सबसे ज्यादा मत मूल्य उसी को मिला है। लेकिन क्या वो संविधान के अनुसार, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, विल समारू बी इलेक्टेड, डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नहीं, समारू राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उसने ही हैज नॉट अटेन्ड इलेक्टोरल कोटा, उसने इलेक्टोरल कोटा प्राप्त नहीं किया इस राष्ट्रपति चुनाव में। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब फिर से चुनाव करवाया जाए, है ना। और इसकी क्या गारंटी कि 10 बार राष्ट्रपति का चुनाव बार बार करवा ले और किसी को इलेक्टोरल कोटा मिल जाए? कोई गारंटी है क्या? तब तो मजाक बन जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं। पता चला 20 बार चुनाव करा लिए, किसी को इलेक्टोरल कोटा नहीं मिला। तो संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि मान लीजिए किसी को सबसे ज्यादा मत तो मिला, सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ वोट तो मिला, है ना, मतों का मूल्य तो मिला, लेकिन वो इलेक्टोरल कोटा यदि प्राप्त नहीं कर पाया है तो कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति का चुनाव मजाक ना बने। तो ये व्यवस्था की गई। मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा इसको मिला, नंबर 1 पे ये रहा टोटल, है ना, नंबर 2 पे कौन रहा? अच्छा, ये पहले नंबर पे ये रहा, दूसरे नंबर पे ये, इसको तीसरा नंबर का मिला, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, ये रहे टोटल। उसमें मान लेते हैं कि चलो वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स में मान लेते हैं, चलो समारू को मिला, मान लीजिए कि कितने वोटर हैं? 100। टोटल कितने वोटर हैं? 100। तो समारू को कितना मिला? टोटल में, टोटल गिनती में ना, पूरा हो गया इलेक्शन, समारू को मिला है 47। मेचकी को कितना मिला है? 40। सेकंड नंबर। तीसरे नंबर पे कौन रहा? पीके लुड़के। पीके लुड़के को मिला है 10। होशियार को मिला है मान लीजिए 7। कितने बचे हैं? कुछ बचा है क्या? क्या टेटकी को कितना मिला? 40, 40, 80, 90 ना, ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसको ले मान लेते हैं 42। रुको अभी रुको, ऐसा मान लेते हैं 100 वोट टोटल हैं, इसको मिला है 42, इसको मिला है 40, इसको मिला है 10, कितना बचा? इसको मिला है 8 बचा है, इसको मिला 5, इसको मिला 3। ये चलो 100 वोटों में ये हिसाब किताब है वोटिंग के बाद। लेकिन 100 अगर वोट है तो 50% से ज्यादा मिलना चाहिए था इसको, वो तो मिला नहीं है। तो अब देखेंगे कि सबसे आखिरी में कौन है। सबसे आखिरी में कौन है? ये है ना। इसके मतलब 3 लोगों ने, 100 में से 3 लोगों ने इसको नंबर 1 दिया है, नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखा है। इसके बाद 3 नंबर मिला है, मतलब वही है ना कि 3 बैलेट पेपर में होशियार चंद सियार को पहला प्रेफरेंस मिला हुआ है। इसके बैलेट पेपर को अलग कर लेंगे, इसके बैलेट पेपर को बाहर निकाल लेंगे। ये रेस से बाहर है, इसके बैलेट पेपर को बाहर निकाल लिए। अब होशियार चंद का 3 बैलेट पेपर निकाल लिया गया, ये निकाल लिया होशियार चंद का 3 बैलेट पेपर। इन सब में कॉमन चीज क्या होगा? समारू, टेटकी, मेचकी, पीके लुड़के और होशियार। इसमें कॉमन चीज होगा कि सब में होशियार को नंबर 1 मिला है। ये वही 3 बैलेट पेपर है 100 में से जिससे इसको नंबर 1 मिला। तो ये जो होशियार चंद जो सबसे आखिरी में था, इसको बाहर निकाल लिया इसके बैलेट पेपर को। इसमें देखेंगे कि सेकंड नंबर प्रेफरेंस किसको मिला है? सेकंड नंबर। इसके इस बैलेट पेपर में पता चला कि समारू को सेकंड नंबर यहां भी मिला हुआ है, समारू को सेकंड नंबर यहां भी मिला हुआ है, लेकिन यहां पर सेकंड नंबर किसको मिला हुआ है? टेटकी को। किसको? मेचकी को। किसको मिला हुआ है? एक बैलेट पेपर है सेकंड नंबर ये, बाकी नंबर आप अपने हिसाब से डाल लो, कुछ भी। समझ गए ना?
होशियारचंद के इन 3 बैलेट पेपर की खासियत यह है कि तीनों में होशियारचंद नंबर 1 प्रेफरेंस पे है। लेकिन हमें क्या देखना है, उसको बाहर जब निकाल लिए, रेस से बाहर कर दिए, तो सेकंड नंबर प्रेफरेंस 3 बैलेट पेपर में किसको किसको मिला है। तो जब हम लोगों ने देखा तो समारू को कितना मिला है, 2 में, समारू को 2 में मिला है सेकंड नंबर 42 प्लस 2, और एक किसको मिला है, मेचकी को +1, बांट दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया वोट। समारू के इस बैलेट पेपर में जो द्वितीय प्राथमिकता पे थे, सेकंड प्रेफरेंस में थे, वो जितनी है, जिसको जिसको मिला उसको बांट दिया जाएगा। बांट दिए, इसको 2, इसको 1 दे दिए। लेकिन क्या अभी भी इलेक्टोरल कोटा प्राप्त हो पाया है? नहीं। अब किसकी बारी आ जाएगी, इसकी, किसकी, टेटकी के 5 बैलेट पेपर बाहर निकाल लेंगे। अब टेटकी में सेकंड प्रेफरेंस गिनेंगे। टेटकी में पता चला कि साला 4 में इसको सेकंड प्रेफरेंस था और इसको 1 ही में था। अब देखो कितना हुआ, 45, ये टाई हो गया। अभी भी फैसला नहीं हो पाया। अब किसकी बारी आएगी बाहर करने की, इसका 10 बैलेट पेपर। अब इसका 10 बैलेट पेपर जब बाहर निकाला जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस की गणना होगी, तो दोनों का प्राण सूख गया है, क्योंकि यही लास्ट है, यही फैसला होना है। किसी को बस 6 है ना, पीके लुड़के के 10 बैलेट पेपर में किसी को, इन दोनों में को जीतने के लिए 6 बैलेट पेपर में सेकंड प्रेफरेंस चाहिए, है ना। और अंत में पता चला, अंत में ये पीछे चल रही थी, पता चला इसमें इसको 6 में सेकंड प्रेफरेंस मिल गया और इसको कितने में मिला, 4। अब टोटल कितना हो गया, ये 49 और ये कितना हो गया, 51। इलेक्टोरल कोटा मिल गया। अब इसको राष्ट्रपति इलेक्टेड, प्रेसिडेंट इलेक्टेड। समझ गए? अब बार बार चुनाव नहीं करवाया जाएगा, यही है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। समझ गए? चलो आइए, ये समझ गए। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुल वैध मतों का आधे से अधिक, यही इलेक्टोरल कोटा ना, मत प्राप्त करना अनिवार्य है। अच्छा, ये ध्यान रखना, कुल वोट नहीं, केवल कुल वोट बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। टोटल वोट्स नहीं बोलना। क्या ध्यान देना आपको यहां पर, ये वैध, जितने अवैध होंगे, गलत तरीके से जिसने वोटिंग किए गए होंगे, जैसे मान लो 2 में 1 नंबर दे दिया, वो अवैध मान लिया जाएगा, या 1 को प्रेफरेंस नंबर 1 डाल दिया, बाकी छोड़ दिया, अवैध, ऐसे वोट्स को निकाल लिया जाएगा। फिर जितने वैध मत होंगे उसका 50% से अधिक होना चाहिए। क्लियर है? शब्दों को ध्यान देना, वैध में अंडरलाइन कर दिया, मतलब ये मिस करने वाली चीज है, लोग मिस कर देते हैं हड़बड़ी में। फिर देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं अंतिम फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। आप आगे जाके पढ़ोगे, आर्टिकल 71 है ये। क्या है ये आर्टिकल 71? चलो मैं इसको थोड़ा बता दूं, आर्टिकल 71 क्या है। देखिए, व्हाट इज आर्टिकल 71? अनुच्छेद 71। इस अनुच्छेद 71 में बोलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव प्लस उपराष्ट्रपति का भी चुनाव ना, दोनों का, केवल अकेले राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही। इन दोनों के, अगर इन दोनों का चुनाव होता है, आपको पता है, अगर इन दोनों के चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, तो जांच भी कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, और डिसीजन भी कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। निर्णय भी कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। निर्णय भी कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। और किसी कोर्ट को अधिकार नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट। ठीक? तो आर्टिकल 71 कहता है, एनी डिस्प्यूट अराउज्ड इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, है ना, तो दैट विल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड डिसाइडेड बाय ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। केवल सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, वही जांच भी करेगा कि कहां गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी यदि पा लिया तो वो डिक्लेयर भी करेगा। और अगर उसने बोल दिया कि फलाना राष्ट्रपति जिसने जो चुनाव जीता है गलत तरीके से जीता है, तो क्या होगा, फिर राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो जाएगा, वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल चीज है। आगे आइए,
एक लास्ट लाइन दिख रही है आपको, राष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने पर चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्वाचक मंडल देखा था आपने ना, कौन कौन? लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, कितने सांसद? 776, और एमएलए पूरे राज्यों यूटी के। मान लेते हैं कि कल राष्ट्रपति के चुनाव का वोट होना है, कल, और आज मध्य प्रदेश विधानसभा के 10 एमएलए, है ना, किसी ब्याह में गए थे, ठीक, जहरीली शराब पी ली और जहरीला बकबोकरा जोड़ लिया शादी में, और फूड पॉइजनिंग से वहीं लटक गए, मर गए। आज मर गए, उनकी सीट वेकेंट हो गई ना। जो 90 एमएलए यहां से कल राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते, उसमें से 10 तो वेकेंट हो गए। लेकिन क्या वेकेंट हो गए तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज अधूरा हो गया ना? अधूरा हो गया ना। जितना निर्वाचक मंडल था जो आकार, वो छोटा हो गया। यहां से 10 मर गए, वेस्ट बंगाल से 2 मर गए, इधर उधर से मर गए सब, है ना, या किसी ने रिजाइन कर दिया तो भी वेकेंट हो जाएगा। अब कल चुनाव होना है तो क्या टाल दिया जाए? नहीं, चुनाव होगा। लेकिन ये कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव को इलेक्टोरल कॉलेज, हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज के कंप्लीट नहीं होने पर कभी उनके चुनाव को रद्द नहीं माना जाएगा, है ना, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई केस नहीं कर पाएगा, नहीं ये फलाना राष्ट्रपति जीता है और उस दिन निर्वाचक मंडल अधूरा था तो चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। तो संविधान ने स्पष्ट पहले लिख दिया कि देखो भैया, जितने उपस्थित रहेंगे उतने लोगों में जो वोट करेगा उसमें भी चुनाव वैध माना जाएगा, इलेक्शन वैलिड होगा। क्लियर है? आगे आइए, ये भी समझ गए आप, ये भी समझ गए आप। जहां जहां फैक्चुअल चीजें हैं उसके लिए इस पर मैं आऊंगा, बस जहां जहां जरूरत होगी मैं बोर्ड पे आ जाऊंगा ना, क्योंकि ऐसे बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि मेरे को एक एक लाइन समझाना है, हर एक लाइन कवर करना है। संविधान में यही खासियत है, एक एक लाइन फंसाने वाली मिल जाती है। आइए, संविधान निर्माणकर्ताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से क्यों चुना? एक सवाल आपके सामने, जैसे पीएससी में आ जाएगा, है ना, व्यापम में चांसेस इसके 10-20%, ग्रेजुएशन लेवल में हालांकि पूछ देता है व्यापम में, लेकिन और नीचे के एग्जाम में 10-20%, लेकिन सिविल सर्विसेज में पूछा जा सकता है क्यों चुना है, क्यों उन्होंने, जैसे हमारा लोकसभा का चुनाव होता प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष चुनाव होता, तो वैसे राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से क्यों नहीं किया, इनडायरेक्ट ही क्यों किया? इसके 2 कारण। पहला कारण यह है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष निर्वाचित, अगर राष्ट्रपति भी प्रत्यक्ष निर्वाचित होते, डायरेक्टली इलेक्टेड होते, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में फिर जगह जगह कैंडिडेट खड़े होते और लोग जाते, लोग सारे लोग, पूरे देश भर में लोग जाते वोट करने। एक तो ये बड़ा खर्चीला हो जाता है ना भाई, हर 5 साल में सरकार बनाने के लिए भी पूरे लोकसभा के चुनाव करवाने हैं, विधानसभा के भी चुनाव करवाने, फिर राष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसे ही होगा, बहुत खर्चीला हो जाएगा, टैक्स पेयर पर बोझ। एक ये कारण, उनको लगा कि नहीं भाई, राष्ट्रपति का हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं रखते। दूसरा कारण, अगर मान लो ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते राष्ट्रपति, तो फिर क्या होता कि हमारे संविधान ने, आप देखा ना 74 में क्या बोला कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और बाद में आपने देखा कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। इट इज बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट, मानना होगा। और मान लो ये भी प्रत्यक्ष चुने जाते तो फिर बोल दे, तो बोलता तो आदेश तो मेरे को दे रहा है, सलाह दे रहा है, मैं क्यों मानूं, मैं भी जनता द्वारा सीधा चुना गया हूं, मैं क्यों मानूं? तो क्लैश हो जाता दोनों के बीच में, है ना। ये 2 कारण हैं कि जिसकी वजह से जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब बैठे थे तब इन्होंने फैसला ये लिया कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी रूलिंग सिस्टम, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपनाया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। शासन की कौन सी प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता क्या होती है? कि एक वास्तविक प्रमुख होगा और एक नामित प्रमुख होगा।
there will be a real head of the central union executive and one nominal head of the union executive, दोनों होंगे। और आपको पता है रियल हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में असली शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। इसीलिए तो असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास रहने दो। क्यों? क्योंकि ये सीधे जनता द्वारा चुना गया है, जनता द्वारा चुना गया है। और हमारे संविधान ने क्या अपनी शक्ति कहां से प्राप्त की है? संविधान अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करता है? लोगों से, जनता से, जनता से। तो जनता को ज्यादा मान दिया गया कि जनता ने जिस राजनीतिक पार्टी को चुनकर सरकार बनाने का अवसर दिया है, तो उसी राजनीतिक पार्टी का जो मुखिया होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो और वही देश का शासन चलाए, ना कि राष्ट्रपति। समझ गए? राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख रहेगा, नॉमिनल हेड कहने को, लेकिन राष्ट्रपति करेगा वही, हाँ, जो बंधन फिल्म में जैकी श्रॉफ सलमान खान को कहेगा। हमारे देश में राष्ट्रपति कौन है? सलमान खान, है ना? नहीं, अभी फीमेल है तो उससे कंपेयर मत करो, है ना? राष्ट्रपति कौन? सलमान खान। और प्रधानमंत्री कौन? जैकी श्रॉफ। और ये सलमान खान हमेशा बोलता रहता ना फिल्म में, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। ऐसी स्थिति भारत के राष्ट्रपति की भी है। हालांकि वो जीजा नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रधानमंत्री बोलेंगे वो करना पड़ेगा, संवैधानिक बाध्यता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। ही इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्ट एज पर द एडवाइस टेंडर्ड बाय पीएम। क्लियर है बात? ठीक हो गया। आगे चलिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब इसकी भी मैं ऐसे ही बोलकर हो सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, तो ये तो कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले को भी पता होता है। कितना? 5 साल। 5 साल, ठीक, राष्ट्रपति का कार्यकाल। लेकिन आपको जो ध्यान देना वो यहां पर कि राष्ट्रपति का, अरे कहां गया? हाँ, ये है। चलिए, अब इस कार्यकाल से संबंधित कुछ चीजें मैं बता दूं। भाई, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना बोला हमने? 5 साल। क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल घट सकता है 5 साल से? क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से बढ़ सकता है? एक पॉइंट है। देखिए, घट क्यों नहीं सकता भाई? क्यों नहीं सकता? 2 साल बाद टपक गया तो एलिमिनेट हो गया इस संसार से, तो खत्म हो गया ना, 2 साल में ही कार्यकाल समाप्त हो गया, निपट गई तो। या फिर एक होगा महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया गया हो, पद से हटा दिया गया हो, पद से हटा दिया गया हो। और इसको, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग। महाभियोग कहते हैं। इंपीचमेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंपीचमेंट। अरे यार, ये मेरा मार्कर कैसे काम कर रहा है? इंपीचमेंट, इसको क्या कहते हैं हम? इट इज कॉल्ड इंपीचमेंट। याद रहे, द वर्ड इंपीचमेंट या महाभियोग इज एक्सक्लूसिव यूज्ड फॉर द रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। केवल इन्हीं के पद से हटाने की प्रक्रिया को नाम दिया गया है इंपीचमेंट, महाभियोग, है ना? तो सो हु इज इंपीच्ड? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाते हैं। क्लियर है? हटा दिया गया मान लो। अब कैसे पद से हटाया जाता है आगे आएगा प्रोसेस, डिटेल में वहां बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा, मर गए, या फिर उन्होंने क्या किया? त्यागपत्र ही दे दिया, 2 साल बाद रिजाइन कर दिया, तो भी उनकी जो कार्यकाल छोटा हो जाएगा। समझ गए? या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अवैध, इनवैलिड कर दिया। क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया कि गलत तरीके से चुनाव जीता गया, तो भी उनका पोस्ट रिक्त हो जाएगा, भले 2 महीना बने हो जाएगा। कम हो सकता है 5 साल से कम। एक और चीज, 5 साल से ज्यादा, हाँ हो सकता है भैया। कैसे हो सकता है? अब देखो आप, राष्ट्रपति का अगर 5 साल का कार्यकाल हो गया है, 5 साल का कार्यकाल हो गया है, मतलब 1 महीना बाकी है मान लो, और उसी समय देश में क्या लग गया? आपातकाल। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। मतलब यहां से देखो, अब शुरू हो गया
सबसे पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल कब से शुरू होता है, ये भी समझ लो आप। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल, पहले इसको समझ लो। देखो चलो इसको ऊपर रहने दो अभी। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल है ना। अब ये क्या हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव आज की तारीख को क्या हुआ, चुनाव हुआ है। इस दिन से 5 वर्ष की गणना करेंगे। एक सवाल ये है, अच्छा चुनाव में मान लो हमारे समारोह जीत गए, तो समारोह एक तारीख डिसाइड किया जाएगा जिस समय समारोह क्या क्या करेगा, राष्ट्रपति की शपथ लेगा, ओथ लेगा, ये हो गया। फिर एक तारीख होगा जिस दिन राष्ट्रपति अपना क्या करेगा, कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यालय ज्वाइन करेगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति का क्या होगा, कार्यालय ज्वाइन करेगा। राष्ट्रपति का कार्यालय ज्वाइन करेगा। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ही assumes his office, he assumes his office, पद धारण करेगा। जिस दिन पद धारण करेगा, है ना, जिस दिन ऑफिस जाएगा आप बाकायदा साइन करेंगे और उसे। अब बताओ 5 वर्ष की गणना, जो राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल है, क्या यहां से काउंट होगा, नहीं, यहां से काउंट नहीं होगा। क्या यहां से काउंट होगा, नहीं होगा, यहां से काउंट होगा। जिस दिन राष्ट्रपति का कार्यालय ज्वाइन करेंगे, अपना पद धारण करेंगे, उस दिन से उनके 5 वर्ष का पहला दिन माना जाएगा। ये समझ गए आप, है ना। ऐसा क्यों किया गया, आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर जब इसी दिन चुनाव हो गया, इस दिन वो इलेक्टेड डिक्लेयर हो गया, इस दिन से क्यों नहीं। तो इसको भी समझने के लिए एक चीज देख लीजिए आप। संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है, मान लीजिए ये हमारी अभी कौन है, समझ लो कि हमारा मनीराम अभी राष्ट्रपति, हमारे मनीराम राष्ट्रपति हैं। इनका 5 वर्ष फलाना तारीख को खत्म हो रहा है। यहां मान लेते हैं कि ये अक्टूबर, कौन सा अक्टूबर 2000, कब अक्टूबर इन्होंने पद मतलब ज्वाइन किया ना ऑफिस, अक्टूबर 2023 में किया है। मान लो 2024 1 साल, 25 1 साल, 26 1 साल, 27 1 साल, 28 1 साल ना, मतलब मान लेते हैं कि फलाना अक्टूबर 2028 में, चलो मान लेते हैं ये 5 अक्टूबर को, और यहां 5 अक्टूबर को इनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाएगा 28 में। संविधान कहता है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल के खत्म होने से पूर्व हो जाना चाहिए, है ना। The presidential election must be held before the expiry of the previous president's tenure। समझ गए आप ना। तो सब कुछ सामान्य चल रहा है ना, कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं आई, कुछ नहीं, सब कुछ सामान्य है। मतलब इनके पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, पहले हो जाना चाहिए। यहां राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, यहां क्या हो गया, उस दिन चुनाव हुआ। अब मान लो चुनाव तो पहले हो गया ना, तो ऐसा थोड़ी कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया, पहले वाले राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म थोड़ी हुआ है, अभी उसका कार्यकाल बचा हुआ है भैया। फिर इसी बीच में क्या करेंगे, पूरी तैयारी कर लेंगे, शपथ भी दिलवा देंगे इसको, जो नया राष्ट्रपति चुनाव जीता है ना, शपथ भी दिलवा देंगे, है ना। लेकिन अभी ये वेट करेंगे, जो नया, मान लो जो नया मनीराम पहले हैं, अभी सखाराम जीत गया मान लो, तो सखाराम अभी वेट करेगा, क्योंकि इनका अभी कार्यकाल खत्म। अभी क्या होगा, वेट करेंगे, और जिस दिन इनका कार्यकाल खत्म होगा ये बाहर जाएंगे ऑफिस से, और सखाराम इसी दिन आ जाएंगे, ये बाहर निकल रहे होंगे, ये साइन करेंगे, और उस दिन से कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ। इसीलिए ना तो चुनाव का तारीख हो सकता है, ना चुनाव का नतीजा हो सकता है, ना शपथ हो सकता है। क्या हो सकता है, जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेंगे, मतलब अपने राष्ट्रपति का कार्यालय ज्वाइन करेंगे, है ना। when president assumes his office। बात क्लियर है। एक और आपके मन में सवाल आएगा,
अभी क्योंकि अगला आर्टिकल वही है, अगला आर्टिकल है कि भारत में देखो, अमेरिका में चले जाओ आप तो अमेरिका में देखोगे कि कोई एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है, केवल 2 बार ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है अमेरिका में। लेकिन हमारे भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। हमारे भारत में क्या है भैया, हमारे भारत में 57A का आर्टिकल है और वो कहता है एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, कोई लिमिट तय नहीं है, कोई लिमिट तय नहीं है। तो हो सकता है कि मनीराम बोले वाह मैं लड़ूं, फिर से लड़ूं, ऐसा भी तो हो सकता है। मनीराम भी पता चला इस चुनाव में खड़ा है ना, और मनीराम जीत गया, मनीराम मान लो जीत गया फिर से ये चुनाव, भैया अभी पहला कार्यकाल खत्म नहीं हुआ, जिस दिन ज्वाइन करी ना हो जाएगी ना, मतलब यहीं से अब वही जीता है ना तो उसी दिन साइन कर लेगा, ऑफिस ज्वाइन कर लेगा, कार्यकाल उसका 5 साल का शुरू। लेकिन मनीराम नहीं जीता तो ऐसा थोड़ी कि मनीराम का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ भगा देंगे, वेट किया जाएगा मनीराम का कार्यकाल खत्म होने का। क्लियर है? ठीक, अच्छा एक और चीज यही समझा देता हूं जो आगे आएगा। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया बीच में, ये दे 3 साल हुआ नहीं मनीराम को, है ना, और मनीराम जो है मणि बन के निकल लिए ऊपर, 2 साल बचा है कार्यकाल। इस दिन क्या हो गया, वेकेंट हो गया ना, प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट हो गया, रिक्त हो गया इस तारीख को। तो संविधान ये भी कहता है कि यदि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, रिक्त, वो रिक्त किसी भी स्थिति से हो सकता है, त्याग पत्र दे दे या सुप्रीम कोर्ट अवैध या फिर महाभियोग से हटा दिया जाए या फिर मृत्यु हो जाए, तो कितनी समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? 6 माह। रिक्तता की तारीख से कितने समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? 6 माह, 6 महीने, है ना। सो द न्यू presidential election must be held within 6 months from the date of vacancy in the post of president. होगा कहीं भाई, अब एक लाइन खींचा तो मैं बोला जो जो चीजें यहां आ सकती है अभी आ जाएगा ना, मैं लाइन से चलूंगा आ जाएगा, समझ तो गए ना इसको, ये हो गया। क्लियर है? चलो आइए चलिए अब इसमें देखिए आप, राष्ट्रपति की पदावधि उनके पद धारण करने की तिथि से, पद धारण करने की, ये इंपॉर्टेंट है ना, कहां से? 5 वर्ष। फिर राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी अपने पद पर बना रहता है, कब? जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ये वाली चीज अभी मिस हो गई थी यहां पर, चलो वो भी बता देता हूं। चलिए मान लीजिए किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाया, कोई कारण हो सकता है, मान लीजिए बीच में राष्ट्रीय आपातकाल आ गया हो ना, तो चुनाव नहीं हो सकते, मान लीजिए नहीं हो पाया, तो इस तारीख को रिक्त हो रहा था, है ना। अब चुनाव की तैयारी में समय लगेगा, मान लीजिए 3 महीना लेट हो गया, तो फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल तो यहां 5 वर्ष पूरा हो चुका है और नया राष्ट्रपति का चुनाव हो नहीं पाया है, तो राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता, नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, शपथ नहीं ले लेता और पद ग्रहण करने के लिए वो आ नहीं जाता। बात क्लियर है? 5 साल से अधिक भी राष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते अपने कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी, जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर। समझ गए आप? चलिए पढ़ा रहेगा, वो पद पे बना रहे। और राष्ट्रपति देखो, हालांकि नाम का सबसे बड़ा प्रमुख है वो संविधान के अनुसार, लेकिन फिर भी हेड तो है ना। हमारे संविधान के अनुसार सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। उसको ऐसा कहा जाता है खाली नहीं रखना है, खाली नहीं छूटना चाहिए। ठीक, चलो क्लियर हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अब मान लो, चलो ये देख, मान लो 4 साल 6 महीना हो चुका था कार्यकाल को ना, 4 साल 6 महीने, उसी समय आपातकाल लग गया, वॉर हो गया हमारा इंडिया पाकिस्तान से वॉर हो गया और 1 साल वॉर चला,
वो युद्ध जब तक चल रहा आपातकाल लगा रहेगा। इसी आपातकाल के दौरान 6 महीने बाद तो कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन अभी तो राष्ट्रपति अभी रह सकता है 5 वर्ष के बाद भी, तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा नहीं। अरे भाई बम गिर रहा है, लोग जाएंगे वोट करने, एती गिरा थे ओती गिरा थे ना। तो फिर क्या होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति 5 वर्ष से अधिक भी अपने पद पर रह सकता है। ठीक समझ गए। अब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, नया राष्ट्रपति आएगा और वो पद ग्रहण करेगा, तब पुराना राष्ट्रपति चला जाएगा। ठीक, आइए ये क्लियर है। पुनः निर्वाचन, यही देखा, पुनः निर्वाचन मतलब एक ही व्यक्ति कितने बार भी। भारत में राष्ट्रपति के किसी कार्यकाल पर कोई निश्चित नहीं किया गया कितने ही कार्यकाल हो सकता है, इतनी बार चुनाव लड़ सकता है, असीमित बार लड़ सकता है जब तक जिंदा है। ठीक, आइए राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं, योग्यता, इन दोनों चीजों को मेरे को आपको कंपैरिजन में बताना होगा। आर्टिकल 58 और 59 दोनों। ठीक, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लो। देखो आर्टिकल 58 क्या बोल रहा है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा निर्वाचित होने योग्य हो, वह संघ या राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में या सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। इधर देखो 59, अरे 59 कहाँ गया, यह है राष्ट्रपति पद की शर्तें। ये बोल रहा है वह संसद के किसी भी सदन या विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता, ये कोई लाभ का पद धारण नहीं करता, उसके पर लिया वेतन मध्य देख लिया हल्का सा वो नहीं, यहाँ वो मैं तुलना में जब तक नहीं बताऊंगा बहुत सारी पॉइंट मिस हो जाएगी। एक बार देख लिए, चलो आओ इसको मैं ऐसे समझाता हूं। इधर देख लेते हैं आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 और इधर देखते हैं आर्टिकल 59। आर्टिकल, अरे यार ये 59। ठीक, दोनों में अंतर क्या है देखो आप। ये ना राष्ट्रपति के चुनाव से पहले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? चुनाव से पहले, बिफोर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और ये कब बात हो रही? जब राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। चुनाव के बाद, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद, चुनाव के बाद की स्थिति, आफ्टर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। चुनाव से पहले मतलब किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रपति उम्मीदवार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की बात कर रहा है ना। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार की बात कर रहा है। पद के उम्मीदवार जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए योग्यता बोल रहा है, क्वालिफिकेशंस, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए ना। चलो तो पहला आर्टिकल 58 में पहला अर्हता बोलते हैं, अर्हता बोलते हैं हिंदी में ना, अर्हता या फिर योग्यता, इंग्लिश में क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी। ठीक, पहला भाई, पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो होना ही चाहिए भारत का नागरिक। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई बाहर से आएगा, कहीं किसी और देश का नागरिक है और राष्ट्रपति चुनाव लड़ लेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी संवैधानिक पद के लिए पहला चीज क्या चाहिए? नागरिक होना चाहिए। अच्छा, दूसरा, राष्ट्रपति को कितने 35 वर्ष है ना, 35 वर्ष का होना चाहिए, होना चाहिए कि हाँ, ये ध्यान रखना, उम्मीदवार 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूरा होना चाहिए इसका। 34 साल 11 महीना 28 दिन भी नहीं चलेगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए। ठीक, तीसरा क्या बोल रहा है? वह लोकसभा, वही लिखा है ना, ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ इधर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, देखो पहले क्या लिखा है। हाँ, अरे सॉरी, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। देखो इसको समझो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित, चुने जाने या निर्वाचित एक ही बात है ना, चुने जाने की या निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। मतलब एक लोकसभा का चुनाव यदि कोई उम्मीदवार लड़ रहा है, उसकी जो जो योग्यता उसके पास होनी चाहिए वो राष्ट्रपति के पास भी होना चाहिए।
समझ रहे हो? जो जो योग्यता लोकसभा के, और बहुत सारी योग्यताएं आप आगे संसद में देखोगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक, वो भी होनी चाहिए इसके पास। लेकिन ध्यान रहे, ये नहीं बोल रहा है कि वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये केवल ये बोल रहा है कि he should have qualifications to be a member of, to be elected। याद रहे, ये देखो फिर फंसाएगा, क्या बोल रहा है? निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, है ना। he should be qualified to be elected as a member of लोकसभा, राज्यसभा नहीं, किसकी बात हो रही? केवल लोकसभा। वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और तीसरा है, वह कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, वह कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ का पद धारण ना करता हो। अब लाभ का पद मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण ना करता हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक। अब क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? लाभ का पद, पहली बार आप सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो आप? लाभ का पद, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। चलो यह भी जानना जरूरी है आपको, लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद ऐसा पद जो लाभ देता हो, है ना। ये ऐसा, इसका मतलब ये है कि न सिर्फ मौद्रिक लाभ, आप डिप्टी कलेक्टर हो तो आपको सैलरी मिलती है, आप चपरासी हो तो भी आपको सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट उसमें। हाँ, अब ये एक बात और, पहले वह लाभ का पद धारण ना करता, कहां कहां, ये भी एक सवाल बन जाएगा, कहां? देखो, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, और एक स्थानीय प्राधिकरण, और एक स्थानीय प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण मतलब समझ गए आप, पंचायत, नगर पालिका, ये सब समझ गए, पंचायत, नगर पालिका, ये सब। इसमें किसी पद पर नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई भी पद पर नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार तो राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर होना चाहिए, नहीं स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, ठीक। अच्छा, अब पहले लाभ के पद को थोड़ा देखो, और जहां पे समझ में ना आए टोक देना, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो प्रश्न तुम्हारे, हालांकि मैं पहले से जानता हूं कि कहां फंस सकते हो और कहां से प्रश्न आएगा, है ना। तो मैं ऑलरेडी कम से कम 95% मैं पहले से आपको बता दूंगा, तुम्हारे मन में अभी प्रश्न नहीं भी आएगा। कब आएगा जानते हो? 6 महीना बाद, 1 साल बाद। मुझे वो भी मालूम है कि 1 साल बाद जब दोबारा पढ़ोगे संविधान तो कहां फंसोगे, तो वो मैं पहले से बता दूंगा। लाभ का पद, पहले इसको देखो। प्रश्न, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं कि क्या लाभ का पद संविधान में परिभाषित किया गया है? इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नो, ये परिभाषित नहीं है। संविधान ने इसके बारे में, इसको ऐसा नहीं कि शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, शब्द का इस्तेमाल तो किया है ना, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया है कि भाई किसको लाभ का पद मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। तो आप एक बात ध्यान रख लो कि जो लाभ का पद है ये परिभाषित नहीं किया गया, संविधान में ये परिभाषित नहीं किया गया है, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं किया गया। फिर एक सवाल आता है, फिर कैसे पता चलेगा भाई, कैसे पता चलेगा कि लाभ, कौन सा पद लाभ का है कौन सा नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो इसको किसने किया? संसद ने। किसने किया तय? संसद ने। तो संसद ने क्या किया, एक 1959 में एक एक्ट पास किया, एक एक्ट पास किया, ठीक, एक एक्ट पास किया है, और उसका नाम क्या है? द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, है ना। देखो क्या किया है संसद, हिंदी में आपके लिखा होगा
प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आए। अरे साला, मैं टेक्निकल शब्द बस देख रहा हूं क्या दिया मुझे, इंग्लिश में तो याद है, प्रिवेंशन ऑफ द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन 1959। अयोग्यता होगा रे, देखो क्या लिखा ब्रैकेट में, अयोग्यता निवारण। संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959, ये कभी भी दाग सकता है आपसे, ये है जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया वो ये है। इंग्लिश में क्या है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, ये पार्लियामेंट ने पास किया। इसी में बताया है कौन सा पद लाभ का पद होगा, कौन सा पद लाभ का पद नहीं, इसी में बताया गया है। अब एक और सवाल, अब ऐसे अगर पद देखते जाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने पोस्ट होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट, चाहे हर डिपार्टमेंट में 84 तक पोस्ट होता है ना, जो सरकारी वेतन पाता है। स्टेट गवर्नमेंट में चले तो स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो क्या इस अधिनियम में ये बताया होगा पूरा एक एक डिपार्टमेंट का ये वाले सब लाभ का पद माना जाएगा? नहीं। एक खासियत है इसकी, इसने इस अधिनियम में केवल ये बताया है कि फलाना फलाना पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा, बस इतना ही बताया है। क्या बोला है इसने, द पार्लियामेंट in its act, the Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 has only defined, है ना, only defined those posts which won't be considered as an office of profit for the presidential election। केवल यही बताया है कि ये पद राष्ट्रपति चुनाव में लाभ का पद नहीं माने जाएंगे। आ रहा हूं ना, नहीं मुझे मालूम है अगला सवाल वही है। ठीक, अब देखो इस अधिनियम में किसको बताया, यहां देख लेता हूं मैं, अरे यार यहीं लिख देता हूं नीचे, ये देखो इस अधिनियम में फलाना फलाना जो पद नहीं हो, एक वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान, अगर मान लो भाई राष्ट्रपति भी तो एक संवैधानिक पद है ना, सैलरी ले रहा है, अगर मान लो राष्ट्रपति को बोल देता लाभ का पद है तो नहीं लड़ सकता चुनाव, तो फिर उल्टा हो जाता, किसका उल्टा हो जाता, 57 को उल्टा नहीं हो जाता। अनुच्छेद 57 ने क्या बोला, अ पर्सन कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति का चुनाव, तब तो ये खिलाफ हो जाता ना 57 के, इसीलिए यहां करना पड़ा कि जो वर्तमान राष्ट्रपति, क्यों, क्योंकि ये भी कहता है संविधान कि वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के खत्म होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, है ना, समझ रहे हो कि नहीं बोल रहे हो भाई, ये इसका कार्यकाल शुरू हुआ, ये इसका कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन संविधान ये भी तो कहता है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये हमारा जो मनीराम है वो तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि वो अभी तो कार्यकाल में है, सैलरी ले रहा है, लाभ के पद पर है, नहीं लड़ पाएगा। तो इसीलिए ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, चुनाव होगा तो वो फिर से चुनाव लड़ सके। क्लियर है बात? और एक और चीज, लाभ का पद से केवल ऐसा मत समझना कि केवल मॉनेटरी बेनिफिट ही इसका एक क्राइटेरिया है, मतलब मौद्रिक लाभ ही इसका एक क्राइटेरिया है। किसी ऐसे भी पद में नहीं होना चाहिए जिस पद में वो किसी और को भी इन्फ्लुएंस कर सकता हो, जैसे उसको आगे देखेंगे, आगे पहले यहां देख लो, ये क्लियर है? ठीक, क्यों किया गया है वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसको भी लाभ का पद नहीं माना गया। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल स्टेट में होता है ना, गवर्नर्स, ये भी लाभ के पद नहीं माने गए। मंत्री मिनिस्टर्स होते हैं दोनों, एक केंद्र सरकार में यूनियन गवर्नमेंट में और एक राज्य सरकार में, प्लस राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, दोनों जगह जो मंत्री हैं वो भी नहीं माने जाएंगे। दूसरा,
एमपीज, एमपीज मतलब सांसद, मतलब सांसद, सांसद प्लस विधायक, ये भी नहीं माने जाएंगे, प्लस संसद के पीठासीन, संसद और ऊपर जा रहे संसद, एक तो संसद के पीठासीन अधिकारी, संसद के पीठासीन अधिकारी मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब संसद के पीठासीन अधिकारी का केवल संसद बोला, इसका मतलब दोनों आ गया ना, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। और आप जानते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसको बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी, जो पीठ के बल आसीन होता है, इधर उधर बैठे रहते हैं मेंबर, आगे इधर बैठा रहता है। लोकसभा में जो एक लोकसभा का मुखिया होता है, जो सदन का लोकसभा का मुखिया, उसको क्या बोलते हैं अपन? अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीकर, अध्यक्ष। और पीठासीन अधिकारी और कौन होता है? मान लो ये एब्सेंट हो गया, पेट खराब हो गया, तो कौन? उपाध्यक्ष। एक उपाध्यक्ष भी तो होता है, डिप्टी स्पीकर। राज्यसभा का हाँ सभापति, चेयरमैन, है ना। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, उपसभापति, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। केवल यही होते हैं क्या? नहीं, एक और आते हैं अपन, एक और बिंदु पे आते हैं। राज्य विधायिका, राज्य विधायिका के पीठासीन अधिकारी, राज्य विधायिका के पीठासीन अधिकारी, यहां के भी, इनको भी नहीं माना जाता। पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और राज्य विधायिका की बात हो गई तो फिर किसकी किसकी बात हो जाएगी? विधानसभा की भी बात होगी और विधान परिषद की भी बात होगी। जैसे लोकसभा में होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उसी प्रकार विधानसभा में भी क्या होता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और अगर जिन राज्यों में विधान परिषद है, यहां का भी सभापति और उपसभापति, और उपसभापति। आप लिख दिए हो क्या हर जगह? नहीं, गलती से लिखा गया, उपसभापति। समझ गए? ये आपको याद रखने हैं, ये लाभ के पद नहीं माने जाते। बहुत कुछ है, ले तू जितनी भी सरकारी नौकर देख ले, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक नहीं लड़ सकते चुनाव। अब भाई अपने लिए तो ये व्यवस्था बना के रखेंगे ना, यही कानून बनाने वाले ही अपने लिए व्यवस्था नहीं बनाएंगे। हाँ, तुमको बता देता हूं, कलेक्टर को भी अगर चुनाव लड़ना है ना, ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ लेता हूं, अगर जीत गया तो कलेक्ट्री छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। ना ना ना, पहले रिजाइन कर, फिर वो बोलेगा अबे रिजाइन कर दूंगा तो चुनाव नहीं जीता तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, है ना। ठीक समझ गए ना? ऐसा होता है। इसीलिए इन लोगों ने ऐसा इसलिए बनाया कि साले क्या होता है, आईएएस आईपीएस एक जिले के मुखिया होते हैं, लोगों से ज्यादा नजर में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, ज्यादा अच्छा काम किया तो पॉपुलर हो जाएगा, तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। साला चुनाव में क्या करेगा? हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा और फिर हमको हरा देगा। तो इन राजनीतिज्ञों ने अपने हित को लेते हुए वो बनाया, क्या बनाया? संसद निवारण अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 बनाया। ठीक, सिर्फ आईएएस नहीं, चपरासी आप किस सरकारी केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में चपरासी भी हो ना, और आपको कोई केवल यही चुनाव नहीं, पार्षद का चुनाव लड़ना है आपको, है ना, सरपंच का चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ सकते। सरकारी नौकर चाहे केंद्र सरकार का चाहे यहाँ वो रिजाइन करेगा तभी चुनाव लड़ सकता है? हाँ, समझ गए? होना तो बहुत कुछ चाहिए। मेरे को तो ऐसा है कि मान लो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसको नंगा करके रोड में छोड़ देना चाहिए, लोग उसको डिसाइड कर ले, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट
वो सब आएंगे, लेकिन आपका प्रश्न यहीं से बन जाएगा। कोई भी, और एक ऐसा मान लो कि कोई भी संवैधानिक, अच्छा कोई भी संवैधानिक पद नहीं भैया, ये लोग तो है ना संवैधानिक पद है ना, सांसद विधायक, लेकिन ये नहीं आते। लेकिन ये राजनीतिक पद है, ये राजनीतिक पद है। अगर इसके अलावा हम फंसता है, मान लो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं भाई, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इनको रिजाइन करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल रिजाइन करना पड़ेगा। आपका कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, रिजाइन करना पड़ेगा। तभी ये पॉलिटिकल पोस्ट है, तो इनको छूट दी गई। क्लियर है बात, है ना? तो कौन कौन होगा भैया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत? वर्तमान राष्ट्रपति, याद रखना, वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, राज्यपाल, मंत्री, मंत्री मतलब सब आ गए ना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब, और आपके राज्य में भी मुख्यमंत्री और सब, वो सब आ गए। और सांसद, लोकसभा राज्यसभा के सांसद, और उधर के विधानसभा के वो सब सांसद, विधान परिषद, ये भी है ना। और उसके बाद आ जाओ वही चारों सदन, चारों सदनों के पीठासीन अधिकार। हो गया, इतना याद रखो, अब बन जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यह है नोनी की पद में रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ये सांसद है तब भी लड़ सकता है, हार गया तो कोई बात नहीं, मैं सांसद हूं। किसका? मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है नोनी, ऐसा होना चाहिए। ऐसे बोलेगी तो पूरा संविधान में बहुत जगह बदलाव करना पड़ेगा, है ना। अभी तक कितने हुए संविधान संशोधन? 106, 1006 संशोधन और करने पड़ेंगे। ठीक, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट। हाँ हाँ, अरे वो मैं वहां पहुंच ही नहीं पाया ना रे, समय हो गया। हाँ, अरे 15 छोड़ा नहीं हूं भाई, उस समय को देख रहा हूं। हाँ, देखो देखो, अभी आज राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, बैठ गया पद पे, किसी ने केस कर दिया कि गलत तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव जीता, या गलत नॉमिनेशन पेपर में गलत जानकारी दी, कोई भी 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर है ना, ये काम कर रहा है ना। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ना भैया तुम्हारा राष्ट्रपति का चुनाव गलत था, अवैध घोषित कर दिया, राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। 6 महीने तक उसने राष्ट्रपति के तौर पर जो भी काम किए हैं उन सबको भी रद्द कर दिया जाएगा? नहीं, है ना। तब तक उसके द्वारा किए गए सारे कार्य, मतलब सारे कार्य नहीं, ऑफिशियल कार्य, राष्ट्रपति के पद में रहते हुए जो आधिकारिक कार्य उसने किए हैं वो सब वैध माने जाएंगे। दे विल बी कंसिडर्ड एज लीगल। वॉइड का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाएगा, वैलिड। वॉइड का मतलब होता है रद्द हो गया, वैलिड, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं पर्सनली जाकर किसी को चाकू मार दिया तो ना ये भी वैध माना जाए, ऐसा नहीं। वो ऑफिशियल काम नहीं है उसका पर्सनल मैटर है। राष्ट्रपति होते हुए जो भी आधिकारिक निर्णय वो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो लेगा वो रद्द नहीं माने जाएंगे, वो वैध माने जाएंगे। वही था। आगे कंटिन्यू करूंगा, बहुत सारे बिंदु हैं कि जैसे, चलो अब ये योग्यता क्या है भाई? एकदम सिंपल योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। हमारा समारोह जो अभी ठेके पे खड़ा हुआ है इस वक्त, यह ग्रीन चौक में, है ना, बैठा हुआ है वहां पर, वो जो होता है ना, देखो एक बार होता है और एक देसी लोगों के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? नहीं, अरे पता है भाई, मैं गया हूं। नहीं, देखे जो रिक्शा वाले और ये सब जो मतलब गरीब लोग हैं, भट्टी नहीं, भट्टी तो उसको बोलते हैं जहाँ शराब मिलती है, वो भट्टी के आसपास ही जो बना रहता है जहां वो बैठते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अरे साला बटालियन बोलेंगे उसको, है? अरे बहुत अच्छा सा शब्द है, मुझे पता है? अरे साला प्रतीक्षालय है वो। चल बैठ, रुक जा, अब याद आएगा बता दूंगा। वो वहां बैठा हुआ है, समारोह
डमरू के साथ बैठा है, मार रहा है। बातचीत निकली दोनों के बीच में। बोला अभी यार मेरे को राष्ट्रपति बनना है। बन ले, काबर नहीं बन सकस? बोले मैं पढ़े हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। बोला मालूम है 35 साल के ते भारत के नागरिक हास? हाँ हूँ। ते 35 साल पूरा हो गए? वाह 40 साल हो गए? हाँ हूँ। है ना? लोकसभा का सदस्य के जो योग्यता होना चाहिए वो सब हवे, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें जो आप आगे पढ़ोगे, जैसे किसी भी अपराध में 2 वर्ष से ज्यादा कारावास नहीं होनी चाहिए, ये सब है, आगे पढ़ोगे आप ना। हाँ तो मैं तो कभी नहीं गया हूँ जेल, मैं गए रहा हूँ एक बार तो 2 दिन में छूट गए रहा हूँ, है ना? तो हाँ ठीक है। अच्छा तो लाभ के पद पर हंस कर रिक्शा चला था, कौन से लाभ के पद? मतलब मैं योग्य हूं, मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता हूं। ऐसे कितने समारोह होंगे जो कोई चढ़ा दे तो राष्ट्रपति के चुनाव में फिर पहुंच जाएंगे, मैं हूं नॉमिनेशन भरूं, मैं हूं राष्ट्रपति चुनाव लड़ूं, तो राष्ट्रपति चुनाव तो कचरा हो जाएगा। पता चला कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए 500 रिक्शे वाले ना, है ना, 1000 बीड़ी सिगरेट बेचने वाले वो भी आ गए हैं। हालांकि ये लोग नहीं जीतेंगे, इनको पता है, लेकिन नाम तो आ जाएगा पेपर में ना, फलाना राष्ट्रपति चुनाव खड़े रहो, अपन पूरा मोर ऐसे फोटो फ्रेम करवा दूं, मोर पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब देखिए हमार दादा राष्ट्रपति चुनाव लड़े रही, मजाक बन जाएगा ऐसे ना। तो एक और कुछ चीजें डाली गई हैं, जैसे 15,000 जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में ये खड़े होना चाहते हैं, जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, इनको 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी आरबीआई में। कहां जमा करनी होगी? आरबीआई। 15,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी सबमिटेड इन द आरबीआई, डीडी के रूप में जमा करना होता है जो भी। तो सब वो बस 15,000 कोनो बात है क्या? ये दिवाली में हाथ मार दे हम 15,000 अंदर, 15,000 आ गया, 15,000 घलो जुगाड़ ले हूं मैं लड़ूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 15,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं। अच्छा 1.5 लाख 1.5 करोड़ क्यों नहीं रखा? नहीं भाई ये गलत हो जाएगा किसी भी, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सबको अधिकार है, सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी भी है। आप चुनाव लड़ सकते हो यदि आप योग्य हो, भले आप अनपढ़ हो, चाहे रिक्शा चलाते हो, चाहे जो भी करते हो ना, ये भी करना था। तो उस सिक्योरिटी अमाउंट को ज्यादा भी नहीं रखा गया। कितना रखा गया? 15,000। ये 15,000 सबकी, जितने भी ABCD जितने में खड़े हैं, अगर कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 किसी उम्मीदवार को नहीं मिलता है। इफ अ कैंडिडेट, है ना, इफ अ कैंडिडेट डज नॉट गेट 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड, हर जगह देखना वैलिड वोट्स पोल्ड, मान लो 1,900 वैध मत डाले गए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, सांसद और विधायक मिला के, 1/6 कितना होगा इसका? 1/6 150 तो होगा क्या? 900 का 1/6, 6/6 हिस्से में बांटना, 1/6 150 वोट, 1/6 वोट टोटल वैध मतों का मिलना चाहिए। जिसको नहीं मिलेगा क्या होगा? उसका जमानत राशि जब्त, forfeited, his security amount of 15,000 will be forfeited, नहीं मिलेगा वापस। ठीक, लेकिन ये 15,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तब भी हजारों लोग, लाखों में, पता चला 50,000 राष्ट्रपति चुनाव खड़े हो गए। 15,000 की तो बात है, पेपर में नाम आ जाएगा, चेक ही हो जाएगी हमारी, ऐसा बात हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज की गई कि कोई भी जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने वाला अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? 15,000 तो मैं नहीं लिखा हूं, बहुत इजी चीज है। किसी भी राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को, किसी भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, इसको 2 रिक्वायरमेंट और है। 15,000 तो है ही है भैया, 15,000 रुपया चाहिए उसको, सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है। कहां जमा करना है? आरबीआई में जमा करना है। और दूसरा क्या? 50 प्रस्तावक, 50 क्या प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। 50 अनुमोदक चाहिए होगा, 50 अनुमोदक। जब वो नॉमिनेशन, अपना राष्ट्रपति चुनाव का नॉमिनेशन पेपर भरने जाएगा ना, नामांकन पत्र,
तो उसका जो नामांकन पत्र होगा उसमें 50 प्रस्तावक के हस्ताक्षर होने चाहिए और 50 अनुमोदक के हस्ताक्षर होने चाहिए। बात समझ रहे हो? मेरे को मालूम है भाई, पहले खत्म होने देगी। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। अनुमोदक को बोलते हैं प्रपोजर्स। क्या बोल रहे हैं इसे? और उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडर्स। उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडर्स। अब इसको ऐसे समझो, एकदम सामान्य भाषा। तुम्हारे स्कूल में मॉनिटर का चुनाव हुआ था? अच्छा, कई जगह होता था भाई, अनाउंसमेंट होता था, एकदम सुगबुगाहट बढ़ जाती थी। मॉनिटर का चुनाव होगा, स्कूल कैप्टन का चुनाव होगा। तो मॉनिटर का चुनाव का उदाहरण देता हूं ना, आ गया मान लो, तो कैसा होता था फिर? तुरंत गपशप, पूरा हवा बदल जाती थी, गुट बन जाते थे, है ना। तो कुछ लोग होते हैं ना कोचकने वाले, ते खड़े हो जा, ते मॉनिटर खड़े हो जा, ते खड़े हो जा, कोचकने वाले। ऐसा समझो कि ऐसा 50 कौन चाहिए? प्रपोजर चाहिए, प्रपोज करने वाले। ये उम्मीदवार है, ये खड़ा हो गया हमारी ओर से, ये खड़ा हो गया, ये खड़ा हो गया। समझ गए? ठीक। अब वो खड़ा हो गया, मन बना लिया मैं लड़ूंगा। अब उसके साथ में समर्थक भी तो होना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो कौन हो गए? 50 सेकेंडर्स। अरे अनुमोदक पहले हो गए ना, प्रपोजर्स, प्रपोज करने वाले। अब बाद में क्या चाहिए? 50 प्रस्तावक भी चाहिए। तो उसमें आपके नामांकन पत्र में 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स के साइन चाहिए। अब एक और सवाल, वो सवाल तो आया नहीं होगा, मुझे मालूम है। सर ये कौन होंगे? कौन? क्या दिक्कत है? बोलेगा वाह एथिक्स से बात, मैं मोहल्ला में जाता 50 मन हस्ताक्षर करा ले तो फिर तो गाजर मूली हो जाएगा। नहीं भैया, ये जो 50 प्रस्तावक और 50 ये जो है ना निर्वाचक मंडल, याद है राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज के ही होने चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से होने चाहिए। निर्वाचक मंडल, समझ गए? निर्वाचक मंडल से होने चाहिए, मतलब या तो सांसद होगा या फिर विधायक। अब ये तो आसान नहीं है, इसलिए, है ना। 50 सांसद, ये कहां से लाएगा? आखिरी जितने भी नॉन सीरियस कैंडिडेट होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव को मजाक बनाने पे तुले होंगे, वो यहीं से कट जाएंगे। 15,000 तक आसान है यहां से। अब वो कहां से लाएगा? विधायक एमएलए तुमको चेहरा नहीं दिखाएंगे जीतने के बाद, साला तुम साइन करने दो, प्रपोजर और सेकेंडर बनना तो दूर की बात है। मतलब एक बात यह है कि राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वही अपने व्यक्तियों को खड़ा करती है। क्लियर है? समझ गया ना। एक और चीज, सांसद और एमएलए हो सकते हैं ना। एक और बात ध्यान रखना कि जो 50 प्रस्तावक होंगे सेम वही सेकेंडर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, वो अलग होने चाहिए। अगर मान लो 25 सांसदों 25 एमएलए ने उसको यहां साइन किया है, वो सेम व्यक्ति इस रूप में नहीं, ये अलग होने चाहिए, ये 50 अलग होने चाहिए। क्लियर है बात? मतलब 100 चाहिए, 100 राजनीतिक पद वाले व्यक्ति चाहिए उसको, सांसद या विधायक। समझ रहे हो? हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज, एमपी एमएलए खड़े होंगे तो उनके लिए तो आसान है ना, उनके सगे संबंधी सब भ्रष्टाचारी मित्र लोग हैं, सब मिल जाएंगे सब ना। लेकिन हम लोगों से तो एमएलए नहीं मिलता है, साइन कहां से मिलेगा? नहीं। दिस इज 58। कल तुलना में अपन 59 देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से और समझेंगे यहाँ क्या अंतर है, वहां क्या अंतर है।